नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी ने विभिन्न प्रकोष्ठों की घोषणा कर दी है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी द्वारा 17 में से 13 प्रकोष्ठों की आज घोषणा की गई है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक बनाए गए हैं। एक प्रकोष्ठ में अधिकतम 6 सदस्यों की टीम को शामिल किया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने बताया कि चिकित्सा प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक, धर्म संस्कृति गोरखा, आर्थिक, एनजीओ, स्थायी निकाय, पंचायत, बुनकर और मछुआरा प्रकोष्ठों की घोषणा की गई है। वहीं महेंद्र भट्ट ने बताया कि जल्द ही शेष 4 में से 3 प्रकोष्ठ की घोषणा भी की जाएगी। घोषित हो चुके हैं, जिनमें चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, व्यावसायिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है, गोरखा प्रकोष्ठ है, आर्थिक प्रकोष्ठ है, एनजीओ प्रकोष्ठ है, स्थायी निकाय प्रकोष्ठ है, पंचायत प्रकोष्ठ है, बुनकर प्रकोष्ठ है, मछुआरा प्रकोष्ठ है। और 3 प्रकोष्ठ जो हम बहुत जल्दी घोषित करेंगे, उसमें विकलांग प्रकोष्ठ, सेवानिवृत्त कर्मचारी प्रकोष्ठ और खेल प्रकोष्ठ। तो 16 प्रकोष्ठ हमारे बनेंगे। एक प्रकोष्ठ को हमको भी और अनुमति मिलेगी। जब अनुमति मिलेगी उस प्रकोष्ठ के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इधर कांग्रेस ने निवेशक समिट पर सवाल खड़े किए और कहा कि सर्विस सेक्टर की सरकार की नीति से लोगों के घर उजड़ रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने साफ कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस को अपनी जमीन खिसकती नजर आ रही है, इसीलिए उत्तराखंड के विकास के लिए जरूरी मुद्दों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनके अनुसार इससे प्रदेश के लिए कांग्रेस की सोच प्रदर्शित होती है। ये कांग्रेस की परेशानी ये नहीं है कि जमीन नहीं है, कांग्रेस की जो अपनी उनकी जमीन है वो खिसकती नजर आ रही है, इसलिए उनकी ये परेशानी है। साथ ही जिस प्रकार से जो हम निवेशक सम्मेलन उत्तराखंड के अंदर करने जा रहे हैं, उसको लेकर के जिस प्रकार से हमारे प्रदेश की छवि और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की जो छवि है वो विश्व पटल पर और देश में उभर रही है, उसको लेकर के कांग्रेस की परेशानी है। रही लैंड बैंक की बात, तो सरकार के द्वारा उद्योगों के लिए पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक रखा हुआ है और साथ ही जिस प्रकार से जो अतिक्रमण मुक्त कई जमीनें कराई गई हैं, उसको लेकर भी सरकार लैंड बैंक स्थापित किया है। इधर उत्तराखंड में अवैध रूप से चलाए जा रहे मदरसों पर सरकार की कार्रवाई के बीच एक रिपोर्ट के खुलासे ने सभी को चौंका दिया है। वहीं उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि इस मामले में जो बयान दिया है उसने मदरसों के प्रबंध पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, क्योंकि मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष समून कासमी ने प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर उन सभी मदरसों की जांच की बात कही है जिनमें हिंदू बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को मद्रास की मैपिंग के बाद जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, उसमें इस बात का खुलासा हुआ था कि उत्तराखंड के 30 मदरसों में पढ़ने वाले 7,399 बच्चों में से 749 गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये सभी 30 मदरसे वो हैं जो उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं और जिनकी संख्या हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर में है। इस मामले में विपक्ष के सवालों के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का एक और बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने मदरसों पर बच्चों की संख्या को बढ़ाकर सरकारी ग्रांट लेने का आरोप लगाया। यही नहीं, उन्होंने मदरसों पर यह भी आरोप लगाया कि कई जगह बच्चों के केवल नाम इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जबकि गैर मुस्लिम बच्चे वहां पढ़ने जाते ही नहीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान पर मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी ने सभी मदरसों की जांच करने की बात कही। साथ ही इस मामले का संज्ञान लिया गया है और प्रदेश में सभी मदरसों की जांच भी कराई जा रही है। अभी तक ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला कि जिससे ये साबित किया जा सके कि मदरसों में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए बच्चों की संख्या को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी तक की रिपोर्ट सकारात्मक है, जबकि आगे अभी भी जांच की जा रही है। इस बात की भी जांच की जा रही है कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम बच्चों को धर्म परिवर्तन करने के लिए जोर तो नहीं डाला जा रहा। पहली बात तो बहुत स्पष्ट कर देता हूँ, जब प्राइवेट सेक्टर के मदरसे खुलते हैं तो ये कहना कि वहाँ स्कूल नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। इसकी जांच हो रही है, स्कूल सब जगह खुले हैं। ये केवल अपने मदरसे में छात्र संख्या बढ़ाकर सरकारी अनुदान प्राप्त हो, इसकी रणनीति का हिस्सा है और जांच कराने वाली भी यही सरकार है और उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। आखिरकार इस प्रकार से जो लूट अभी तक इस राज्य के अंदर होती थी, उस पर ब्रेक लगेगा। कितनी बड़ी लापरवाही आप इसे मानते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, प्राइवेट सेक्टर के स्कूल किस रूप में लोगों को दिग्भ्रमित करके कौन सी शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, यही तो जांच का विषय। इसलिए जांच बताइए इसके लिए। नहीं, ये भी हो सकता है कि उसका भी हमने संज्ञान लिया है, मगर अभी तक जो हमारे सामने जो रिपोर्टें आई हैं
वो पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं। ऐसी कोई चीज़ अभी हमें नहीं मिली है। और अगर कुछ मदरसों में ऐसा हो सकता है कि कोई अपनी तादाद बढ़ाने के लिए या उन्हें उस बच्चों की तादाद ज़्यादा बढ़ने से चंदा मिलता हो या उन्हें डोनेशन मिलता हो, ऐसा हो सकता है, वो भी हम उसका भी संज्ञान लेंगे। और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है और हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे, उनकी जांच भी कराएंगे। और जांच जो है ये तो एक सरकार का एक हिस्सा होता है, जो प्रक्रियाएं होती है, जांच समय समय पे कराते रहते हैं। जांच कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे घबराना चाहिए, बल्कि उसे फेस करना चाहिए और सही तथ्यों को मदरसों के संचालकों के सामने रखना चाहिए। इधर राज्य स्थापना दिवस से पहले राज्य आंदोलनकारी मंच ने अपने तमाम आंदोलनकारियों को सम्मानित करना शुरू कर दिया है। आंदोलनकारी मंच के प्रवक्ता प्रदीप कोकरेती के अनुसार हमारी कोशिश है कि उत्तराखंड के जितने भी आंदोलनकारी हैं उनके घर जाकर उन्हें सम्मानित किया जाए और उनके राज्य गठन के लिए योगदान को याद किया जाए। ये हमारा ये था कि जिन लोगों के तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब वो हमारा नेतृत्व करते थे। उसमें कई हमारे युवा साथी हैं, कई उसमें वृद्धजन हैं, उसमें बब्बर गुरंग जैसे लोग हैं, सुभाषनी बर्तवाल जैसे लोग हैं, उसमें जो है डीएस गुसाई, एमएस गुसाई जैसे लोग हैं। तो निश्चित रूप में जहाँ पे चाहे सरकारें न पहुंच पाए, जिला प्रशासन नहीं पहुंच पाया, तो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच पहले से ही अपने राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान के परिप्रेक्ष्य में अब ये है कि अब ये मुहिम जो है उनके घर तक जाने की मुहिम है कि उनके परिवार को, उनको स्वयं को ये न लगे कि हमने इस राज्य के लिए जो करा था वो व्यर्थ न जाए। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उन सबका आशीर्वाद और इसने जो हमें मिल रहा है, और लगातार सबसे बड़ी बात है कि उसमें उनकी जो अंदर जो जिज्ञासा है वो ये है कि राज्य हित में और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लगातार लामबंद रहे, ये उनका हमारे को संदेश। इधर त्योहार के सीजन शुरू होने के साथ ही राज्य कर विभाग के अधिकारी भी अब सतर्क हो गए हैं। दरअसल दिवाली के त्योहार पर टैक्स चोरी को रोकने के लिए वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों ने अपनी कमर कस ली है। असिस्टेंट कमिश्नर अंजनी कुमार ने बताया कि त्योहारों के सीजन में कुछ लोग टैक्स चोरी करके माल का व्यापार कर रहे हैं और जिस पर विभाग कड़ी नजर रखे हुए है। राज्य का मुख्यालय और गढ़वाल जोन के कमिश्नर के निर्देशों पर त्योहारी सीजन पर विशेष अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। खासकर प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाकर टैक्स चोरी करके माल लाने वाले सामान को जब्त करके विधिक कार्रवाई की जाएगी और ये कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बिना उचित प्रपत्रों के जो भी माल यदि आवागमन होगा तो टैक्स चोरी करने वाले पर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड राज्य काल चक्र से चलते चलते 23 साल का हो गया है और इन 23 सालों में उत्तराखंड के पहाड़ी जनपदों की दशा और दिशा नहीं सुधर पाई है। कुमायूं क्षेत्र में खनिज संसाधनों से भरपूर बागेश्वर जिले में अभी तक एक भी स्थानीय उद्योग स्थापित नहीं हो पाया। उत्तराखंड राज्य बनाओ आंदोलन से जुड़े लोग आज हाशिए पर आ खड़े हुए हैं। आंदोलनों और शहादतों के दम पर मिले उत्तराखंड राज्य के जिन समस्याओं का समाधान तो नहीं हो पाया, लेकिन पहाड़ को खोद खोद कर मैदान बना देने की कवायद लगातार जारी है। पहाड़ को कंक्रीट से भर देने के परिणाम जोशीमठ की तबाही है। कुमायूं मंडल के जिलों में पाए जाने वाले खनिज संसाधनों की अधिक लूट राज्य बनने के बाद हुई है, जिसका मुख्य केंद्र बागेश्वर जिला है। खनिज संसाधनों से भरपूर जिलों में अफसरशाही इन 23 सालों में बेलगाम रही। खनिज संसाधनों से प्राप्त कोष को ट्रस्ट बनाकर जिला स्तर लूट का कारोबार प्रमुखता से बागेश्वर में लगातार चल रहा है। भाजपा और कांग्रेस ने ही उत्तराखंड को लूट का केंद्र बनाया। छोटे से राज्य में 2 राजधानी है, लेकिन स्थानीय एक भी नहीं है। 23 साल बाद उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की सलाह से पर बागेश्वर के नागरिकों ने उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस पर उस उत्तराखंड की परिकल्पनाओं को पिरोया है जो उन्होंने देखा है, समझा है और जिया है, उसे साझा किया है। अब जहां तक बात आती है कि 23 साल में क्या खोया क्या पाया, वैसे पहाड़ में खोया तो बहुत कुछ है, क्योंकि यह बताओ कि जो हमें आशा थी राज्य बनने से कि यहाँ का विकास होगा, यहाँ कल कारखाने लगेंगे, तो वो तो कुछ हुआ नहीं। आज 23 सालों में हमारे कितने ही जनप्रतिनिधि उनका जरूर भला हुआ, कितने ही मुख्यमंत्री बन गए। जो सभापति नहीं बन सकता था वो विधायक बन गया, जो कभी कुछ नहीं बन सकता वो मंत्री बन गया। ये एक उपलब्धि है राज्य की है। और बशर्ते जो कहते हैं मंच में वो कुछ हुआ नहीं है। आज देखो राज्य के 23 साल हो गए हैं, करोड़ों अरबों रुपए की शराब बिक रही है और नशा इतना बिक रहा है, रोजगार किसी के हाथ में है नहीं। काफी लंबे समय से हमारे लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया था। बहुत सारी चीजें यहाँ पर उत्तराखंड बनने के बाद हमारे लोगों के लिए जो सपने हमारे आंदोलनकारियों ने देखे थे कि हमारा ये राज्य बने और हमारे लोगों को यहाँ का विकास हो, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, तो काफी हद तक हम देखते हैं कि आज काफी हद तक हमें इस राज्य बनने के बाद सफलता मिली है। बहुत सारे यहाँ पर
विकास के कार्य हुए हैं। आज घर घर तक सड़कें पहुंची हैं। जैसा कि जब हम उत्तर प्रदेश में थे तो पहाड़ों में सड़कों का होना दूर दूर 1-2-3 दिन लोगों को पैदल चलना पड़ता था अपने घर जाने के लिए। आज लगभग उत्तराखंड का 99% भूभाग सड़कों से जुड़ चुका है। उत्तराखंड सरकार राज्य में निवेश हेतु उत्साहित विभिन्न क्षेत्रों के उद्योग समूहों के मध्य मुंबई रोड शो में 30,200 करोड़ के एमओयू किए गए हैं और जिन बड़ी कंपनियों से एमओयू किए गए उनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कि इमेजिका, आत्म मंथन, ACME, CTRLS, परफेक्टी, लॉसंग अमेरिका, क्रोमा एटोर, क्लिनिक मैक्स, एनवायरो, साइनस। इसके साथ ही कुछ और अन्य महत्वपूर्ण फर्मों से बातचीत हुई, जिनमें JSW स्पोर्ट्स, गोदरेज केमिकल्स, ए स्टार भोजन, वी अर्जुन लॉजिस्टिक्स पार्क प्रमुख हैं। मेरा नाम पंकज सैनी है, मैं क्रोमा एटोर से हूँ और हम उत्तराखंड के इन्वेस्टमेंट मीट में आए हैं। यहाँ पर हम 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने प्रपोज किया है उत्तराखंड में और जल्दी ही हम ये चाहते हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम पूरे प्रदेश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और आगे बढ़ें, खुद भी बढ़ें और लेकिन साथ में यहाँ के लोगों को भी बढ़ाएं। मैं अनिल कुमार लोढ़ा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट महाराष्ट्र एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज। अभी हम यहाँ पे जो एमओयू कर रहे हैं हमारे अध्यक्ष के साथ आए हैं। हमारा एक यूनिट है सुक्रोज बनाने का, वैरायटी ऑफ सुक्रोज एंड शुगर स्पेयर फार्मा कंपनी में यूज होता है। हमारा भी इंटरेस्ट है इधर 200-300 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट करने का और वो हिसाब से हम आगे पैदल रखने वाले और अंडर द गाइडेंस ऑफ द अपने मुख्यमंत्री साहब जो डायनामिक है उनके मार्गदर्शन में हम ये करेंगे। महाराष्ट्र चैम्बर महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री और एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले 100 साल से महाराष्ट्र के ट्रेड इंडस्ट्री को डेवलप करने का काम किया है। महाराष्ट्र का इंडस्ट्रियलाइजेशन करने का काम इसी चैम्बर ने किया है और आज हमें बहुत खुशी है कि उत्तराखंड सरकार मुंबई में महाराष्ट्र के लोगों को उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए आमंत्रित करने के लिए आई है। उत्तराखंड सरकार की जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी पॉलिसी है और प्रो इंडस्ट्री प्रो ट्रेड पॉलिसी है, जिसका हम स्वागत करते हैं। इधर उत्तराखंड लोकसभा चुनाव से पहले जितने भी शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम होंगे उनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रहेगी और इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसको लेकर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि ये काफी सकारात्मक पहल है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश सरकार की ये नीति है और कोशिश यही रहेगी कि छोटे छोटे कार्यक्रमों की जगह पर बड़े और भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। उन्होंने मुख्यमंत्री की इस कदम को एक अच्छा प्रयास बताया है। चुनाव अब 2024 का चुनाव हमारे बहुत ही नज़दीक है और भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रीति नीति रही है कि उनके वरिष्ठ जितने भी हमारे माननीय हमारे नेता हैं वो स्टेट्स में जाते हैं, वहाँ की समीक्षाएं करते हैं, वहाँ के नेताओं से मिलते हैं, वहाँ की पब्लिक से मिलते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं। और ये पहली बार नहीं है कि माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी उत्तराखंड आ रहे हैं। अभी 1 महीने पहले भी यहाँ पर आए थे, लोगों से, कार्यकर्ताओं से सबसे मिल के गए हैं, प्रोग्राम्स में शामिल रह के गए हैं। तो एक लगातार कोशिश रहती है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की कि जो सरकार है स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की, उनके साथ एक अच्छा समन्वय बना के और कैसे योजनाओं को धरातल पे जल्दी उतारा जाए और कैसे लोगों को कैसे इस बार भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनाई जाए 2024 में केंद्र में, उसके ऊपर हमारा। मूल निवास भू कानून और राज्य आंदोलनकारियों को समान पेंशन लागू करने की मांग को लेकर आज राज्य आंदोलनकारियों ने शहीद स्थल पर धरना दिया और उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के तत्वाधान में यहां शहीद स्थल पर आंदोलनकारियों ने मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी और प्रदर्शन किया। वक्ताओं ने मांग की कि अतिशीघ्र विधानसभा सत्र बुलाकर आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण अविलंब पास किया जाए। इस मौके पर राज्य आंदोलनकारी देवी गोदयाल ने कहा कि भू कानून के अति शीघ्र लागू किया जाना चाहिए और मूल निवास में सन 1950 से रहने वाले लोगों को वरीयता दी जाए। भाई राज्य को बने हुए 23 साल हो गए, तो 24वां हो गया शुरू और ये लड़ाई आज से 29 साल पहले शुरू हुई थी। तो हम तो ये महसूस कर रहे हैं कि हम तब भी इस राज्य के लिए लड़ रहे थे और आज भी हम राज्य के सवालों के लिए लड़ रहे हैं। आज भी जो राज्य आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण है उसकी फाइल अभी तक जो है पेंडिंग है। पर्वत समिति का जो क्षैतिज आरक्षण का वो भी है। मूल निवास का मामला 1950 का वो भी पेंडिंग है। भू कानून का मामला जो है वो अधर में है। तो सरकार 23 साल के अंदर जो है राज्य आंदोलन के जो सवाल थे उनको सॉल्व नहीं कर पाई। इधर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला कार्यालय सभागार में राजस्व विभाग मासिक बैठक की। तहसील
धुमाकोट के राजस्व उप निरीक्षक बुंगी ज्योति मोहन द्वारा गुमशुदगी संबंधी जून 2023 के केस को पुलिस विभाग को ट्रांसफर नहीं करने पर निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं जिला कार्यालय की मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कुसुम तड़ियाल द्वारा पत्रावलियों को तैयार करने में लेट लतीफी और निर्देशों का अनुपालन नहीं करने पर जिलाधिकारी ने प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश दिए हैं। मासिक बैठक में सब रजिस्ट्रार राज उनियाल द्वारा बैठक में प्रस्तुत अद्यतन आंकड़े और पिछली बैठक में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में आए अंतर का जवाब नहीं दे सके। आंकड़ों में विरोधाभास के चलते जिलाधिकारी ने सब रजिस्ट्रार को प्रतिकूल प्रविष्टि जारी करने के निर्देश दिए। नगर आयुक्त कोटद्वार की शहरी आवास के कार्यों में धीमी गति पर जिला अधिकारी ने वेतन रोकने के भी निर्देश दिए हैं। मासिक समीक्षा बैठक है जिसमें विभिन्न एसडीएम साहिबानों ने और विभिन्न विभागों के द्वारा प्रतिभाग किया गया, तो उसमें डिटेल में उन्हें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं। वसूली के प्रतिशत को बढ़ाए जाने को, जो लंबित प्रकरण है तेजी से निस्तारित किए जाने को लेकर, राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर, सैनिक चरित्र प्रमाण पत्रों के निस्तारण को लेकर, जो वन भूमि हस्तांतरण से रिलेटेड प्रपोजल्स होते हैं उन्हें तेजी से क्लियर किया जाना। तो इस तरीके के मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं और इफेक्टिव तरीके से कार्य किए जाने के लिए निर्देशित किया। हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाई की दुकानों को मिठाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कई दुकानों पर बिना डेट के ही मिठाई बेची जा रही है। दिवाली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रहा है। आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहरी क्षेत्र की कई दुकानों पर निरीक्षण किया और मिठाइयों के सैंपल भी लिए गए। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है और सैंपल जांच के लिए लैब भेजे जा रहे हैं। सैंपल अगर सब स्टैंडर्ड पाए जाते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नोटिस दो लोगों के लिए, और हम लोगों का मेन फोकस है कि जो मिठाइयाँ बने वो स्वस्थ स्थिति में बने और किसी मिलावट की शंका होने पे हम सैंपल ले रहे हैं। और हमारे बाहर से जो गाड़ियों से जो हमारा सप्लाई आ रहा है उसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आज हमने शहर में, हरिद्वार शहर में हम कार्रवाई कर रहे हैं। इस सभी लोगों को निर्देश हमने दिया गया है कि जो भी आप मिठाई बनाओगे उस पर डेट जिस दिन आप बनाइए और कब तक इसका उपयोग किया जाता है वो लिखना अनिवार्य है, और उसका जो इंग्रेडिएंट क्या डाल रहे हैं आप वो भी लिखना अनिवार्य है। यही हमने इनको निर्देश दिए सभी लोगों को, और पालन भी कर रहे हैं। काफ़ी लोग पालन कर रहे हैं। जहाँ पे ऐसी खबरें पाई जा रही है वहाँ पे हम लोग उनको कार्रवाई के लिए भी नोटिस जारी। इधर करीब 6 महीने से घर से लापता एक 13 साल के बच्चे को हरिद्वार पुलिस ने उसके परिजनों से मिलाया तो बच्चे के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पिछले महीने 13 साल का एक बच्चा पुलिस को हर की पैड़ी के पास घूमता हुआ मिला था। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम राजू बताया और इसके बाद पुलिस ने बच्चे को राजकीय बाल गृह में संरक्षण दिलाया और उसके माता पिता की खोजबीन में जुट गई। काफी ढूंढने के बाद दिल्ली के खजूरी में रहने वाले बच्चे के माता पिता के बारे में जानकारी मिली और उनसे संपर्क किया गया। बच्चे के माता पिता को हरिद्वार राजकीय बाल गृह में लाकर उनके खोए हुए बेटे से मिलाया तो बच्चा और उसके माँ बाप रोने लगे और बच्चे के माता पिता ने पुलिस के काम की खूब सराहना की। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि ऑपरेशन स्माइल के तहत घर से लापता और खोए हुए बच्चों को लगातार उनके परिवार से मिलाया जा रहा है। इधर पुलिस को कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई कि देहरादून के एक निजी होटल में एक व्यक्ति द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर पुलिस टीम होटल पहुंची तो एक व्यक्ति छत की रेलिंग पर रस्से के फंदे से फांसी लगाकर बाहर दीवार की तरफ लटका हुआ था। व्यक्ति की पहचान रवि रावत पुत्र मनीराम सिंह रावत, उम्र 24 वर्ष, निवासी नवादा नियर पंजाब नेशनल बैंक, थाना नेहरू कॉलोनी, देहरादून के रूप में हुई। जानकारी करने पर उक्त मृतक रवि रावत उपरोक्त द्वारा अन्य पार्टनर अनुराग रावत व राहुल के साथ मिलकर होटल 2023 में लीज पर लिया गया था। सूत्रों के मुताबिक आर्थिक तंगी के चलते ही आत्महत्या की गई। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए कोरोनेशन हॉस्पिटल भिजवाकर आगे की जांच पड़ताल कर रही है। इधर रुड़की के सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों के सामान की कोई गारंटी नहीं है क्योंकि अब अस्पताल में मरीजों का सामान चोरी होने लगा है। कल रात मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल फोन और रुपए चोरी होने का मामला सामने आया। वहीं भर्ती मरीजों के परिजनों ने अस्पताल के स्टाफ पर चोरी करने का आरोप लगाया और अस्पताल के सीएमएस ने पूरे प्रकरण की जांच का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि रुड़की के सरकारी अस्पताल में रात के समय वार्ड से मरीजों के तीमारदारों के मोबाइल फोन और रुपए अज्ञात लोगों के द्वारा चोरी किए जाने का मामला है। बताया ये भी गया कि शनिवार
गुरुवार की देर रात वार्ड में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के सोने के बाद मोबाइल फोन और पर्स चुरा लिए गए, जिसकी नींद खुलने के बाद तीमारदारों को पता चला। महिला तीमारदार बॉबी का कहना है कि रात के समय 2 बजे वो सोई थी और जिसके बाद सुबह के समय आसपास के अन्य तीमारदारों का शोर सुनकर वो नींद से जागी। वहां से अन्य तीमारदारों के मोबाइल चोरी किए गए थे। 2-3 बोतल उन्होंने मेरे पास रख रखी। मैंने ट्रीटमेंट चालू करा, हाँ, और ट्रीटमेंट उन्होंने पूरी रात चालू नहीं करा, ना कोई बोतल लगाई मेरे। उसके बाद 2 बजे तक के मैं मोबाइल देखता रहा। 2 बजे के बाद मुझे नींद आ गई। 3 बजे जब मेरी आँख खुली तो मेरे सिराने के नीचे कोई मोबाइल नहीं था, ना मेरा वो था पर्स था। यहाँ आपके द्वारा सूचित किया गया है, अभी मेरे पे कोई लिखित में कुछ कंप्लेंट नहीं आई है। आपके द्वारा फ़ोन पे सूचित किया गया था। मैंने कहा था आपसे कि आप इसको थाने में नोट करवा दीजिए। पूर्व में भी यहाँ कई बार चोरी हो चुकी हैं और पुलिस के द्वारा इस बारे में छानबीन की भी गई थी, लेकिन कोई नतीजा निष्कर्ष निकल नहीं पाया। और हमारे पास सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अगर आपको पुलिस को देखना होगा वो भी वहाँ पर जांच पड़ताल कर सकती है। लेकिन अभी तो खैर साल भर से तो कोई चोरी नहीं हुई थी। 1 साल पूर्व में यहाँ पे मोबाइल और पैसे चोरी हुए हैं 1-2 पेशेंट्स के। और यहाँ पे सिक्योरिटी तो हमारे पास रहती है नहीं कोई। यहाँ पर जो स्टाफ होता है वो भी अपना मरीजों को देख रहा होता है। 40-40, 50-50 मरीज एक वार्ड में भर्ती होते हैं, तो सबके सामान की सिक्योरिटी करना चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा पॉसिबल नहीं हो पाता है। इधर मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश भर के लिए एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाले 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि 9 और 10 नवंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों जैसे उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ इत्यादि में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अगर बात करें 10 नवंबर की, तो 10 नवंबर को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है और जिसके चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड बढ़ने के आसार हैं। हालांकि 11 नवंबर से मौसम साफ रहने का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। एक्टिविटी है नहीं, छुटपुट जो एक्टिविटी है जो कि खासकर हाई रीचेज में या जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में कहें तो छुटपुट एक्टिविटी जो है जो संभावना दिख रही है, या देहरादून के हिल्स में भी बात कर लें तो 9-10 में वो थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है। 10 में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा रहेगा। 9 में तो ये कहूंगा कि जो गढ़वाल के आपके उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग या आप कह लीजिए कि देहरादून की हिल्स है, तो उसमें छोटी-छोटी एक्टिविटी की एकाध जगहों में बहुत हल्की की संभावना है बारिश की 9 तारीख में। और 10 में ये कहूंगा कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो है देहरादून और टेहरी की भी जो है हिल्स में खासकर देखें तो हल्की एक्टिविटी जो है वो आपकी 10 तारीख को दिख रही है। 11 तारीख से फिर मौसम साफ होता हुआ दिख रहा पूरी तरह से और आगे भी वो साफ ही। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।